हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं, आई एम डॉक्टर पायल हिरनवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स सीनियर कॉलेज। इस चैनल पर आपको बीएससी मैथ्स एंड इंजीनियरिंग मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। एंड जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके लिए तो ये चैनल एकदम ही सूटेबल है, बिकॉज आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये चैनल को अच्छी तरीके से फॉलो किया तो कुछ ही दिनों में आपका जो मैथ्स फियर है वो छूम बंतर हो जाएगा। ये रिकॉर्ड है इस चैनल का, बिकॉज हम यहाँ पर मैथ्स को बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ते हैं, हम बहुत मजे से पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक चैप्टर सॉलिड ज्योमेट्री। उसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए एक नया एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे आज। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट एग्जाम्पल। तो आज का एग्जाम्पल है obtain the equation of the circle lying on the sphere this ये sphere दिया हुआ है आपको and having its center at this। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है बराबर से। तो पहले समझ लो क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। तो obtain the equation of the circle, आपको सर्कल का इक्वेशन निकालना है। बट बिकॉज यहाँ पे एक स्फीयर और प्लेन की बात हो रही है, तो लाइंग ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे लाई करने वाला सर्कल की बात हो रही है। दैट मीन्स हमें कैसा इक्वेशन डेवलप करना है। हमें, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, प्रीवियस वीडियो में देखा था, इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को आप दो इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे। मतलब पहला इक्वेशन होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सॉरी इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको एक्चुअली आप आंसर कैसा होगा आपका, तो आपको दो इक्वेशंस लिखने होंगे। पहला होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, और दूसरा होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिलाकर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब ये दोनों मिलाकर रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब इसमें से एक पार्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हमने क्यों बोला ये कि मुझे इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए? बिकॉज हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि ये जो सर्कल होता है, इट इज एक्चुअली द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। पेपर और बॉल का हमने एग्जांपल देखा था। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है तो हमें सर्कल मिलता है। एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली एक साथ लिखेंगे। एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखेंगे और दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब बचा क्या, हमें सिर्फ निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलने के लिए तो सिर्फ निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन, पर उसके लिए काफी सारे कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे प्रीवियस टॉपिक्स और प्रीवियस कंसेप्ट्स यूज होते हैं। डायरेक्शन, रेशियोज कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल क्या होता है, तो वो सारी चीजें जहां जहां पर यूज होने वाली है तो मैं आपको समझाते जाऊंगी साइमल्टेनियसली। आपको अगर याद नहीं भी है तो वो साथ साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ स्फीयर दिया हुआ है एंड हैविंग इट्स सेंटर एट। अब ये इट्स सेंटर मतलब किसकी बात हो रही है? इट्स मतलब यहाँ पर ये सर्कल की बात हो रही है। इट इज नॉट अबाउट द स्फीयर। क्यों? क्योंकि स्फीयर का तो सेंटर हम यहां से निकाल सकते हैं, हम देखेंगे आगे कैसे निकाला जाता है। बट ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइंग ऑन द स्फीयर दिस एंड हैविंग इट्स सेंटर एट दिस। तो ये जो सेंटर है वो सर्कल का है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताया था आपको दो सेंटर्स की बात करने वाले हैं हम लोग। एक होगा सेंटर ऑफ द स्फीयर, उसको हम हमेशा बोलेंगे सी। दूसरा होगा सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो ब्लैक वाला ये दिख रहा है ओवल शेप का, और इसको हम हमेशा ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास दिया क्या है? ओ दिया हुआ है, विच इज, जिसकी वैल्यू है या उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 1 एंड -4। ठीक है, इतनी आइडिया क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। गिवन क्या करना है हमें? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें निकालनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सो द इवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, जो लिखा हुआ है लिख लेंगे एंड उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन से। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर? अभी तक याद हो चुका होगा आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या करते हैं? हम इससे कंपेयर करते हैं
2ux को हम कंपेयर करेंगे इस वैल्यू से, 2vy को इससे कंपेयर करेंगे एंड 2wz को इससे कंपेयर करेंगे, सो दैट वी गेट द वैल्यूज ऑफ u, v एंड w। ठीक है, और u, v और w मिलने के बाद क्या वो सेंटर होता है? नहीं, सेंटर क्या होता है? माइनस u, माइनस v एंड माइनस w। ये मैं बार बार बता रही हूँ, गलती नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। u, v, w निकालने के बाद उसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, बट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला माइनस u, माइनस v एंड माइनस w। तो यहां से फाइंड आउट करते हैं वैल्यू कैसे मिलेगी। 2ux को कंपेयर करेंगे या इक्वेट करेंगे हम माइनस 2x से, दैट मीन्स यहां से हमें u क्या मिल गया? u मिल गया हमें -1, राइट। वैसे ही यहां से 2vy को कंपेयर करेंगे प्लस 4y से, प्लस 4y, सो यहां से आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली यू विल गेट z फ्रॉम हियर, दैट इज 2wz आपको मिल जाएगा -6z से इक्वेट करने के बाद -3, तो आपको w की वैल्यू मिल गई -3। ठीक है, सो वंस यू गेट दीज वैल्यूज डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे सेंटर C। ठीक है, दो सेंटर्स मिलने वाले हैं तो हम लिख रहे हैं दैट इज C क्या मिल जाएगा? ये -1 का +1 हो जाएगा, सो +1, ये -2 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। हम ये क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज हमारा एम है इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने का, उसके लिए हमें ये सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो नाउ वी हैव गॉट दिस पॉइंट C एंड ये पॉइंट O की कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस, ये तो दिया ही हुआ था। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई थी। अब हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन CO है, ठीक है, उसके हम डायरेक्शन रेशियोज निकालने वाले हैं। एंड वो क्यों निकालने वाले हैं? लेट अस सी। ये जो लाइन CO है, ठीक है, ये क्या है? इट इज नॉर्मल। नॉर्मल टू व्हाट? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको है? वो प्लेन को, राइट। जो प्लेन है हमारा, जो इंटरसेक्ट करता है स्फीयर के साथ, उसको ये लाइन CO नॉर्मल है। तो अगर हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे तो हमें आसानी जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास में किसी लाइन के 2 पॉइंट्स आपको पता हो तो आप आसानी से उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। इसीलिए हमने ये पॉइंट C निकाला, ताकि हमें ये लाइन CO पर दोनों पॉइंट्स मिल जाए। दो, ऑलरेडी एक पॉइंट हमारे पास था, हमने अब दूसरा पॉइंट निकाल लिया है, तो अब हमें मिल गए हैं ये दोनों पॉइंट्स। अब इनके सहारे से हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन CO। सो ये एक नोट है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, एक बार आपको रिमाइंडर हो जाए इसलिए। तो ये आप ध्यान से कहीं लिख के रखोगे आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ये काम आ सकता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आप आसानी से उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। एंड क्या फॉर्मूला है? बस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, अब हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? देखो, अगर मैंने इसको नाम दे दिया x1, y1 एंड z1, इसको नाम दे दिया x2, y2 एंड z2, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, then 1 minus of minus 2 and minus 4 minus 3. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 1, 3 and minus 7. So these are the direction ratios of the line CO. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बेटा? हमेशा नंबर्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज मिलने के बाद में हम क्या करेंगे? हमारा एम क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए अगर हमें उस प्लेन को जो भी नॉर्मल है, जो भी परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, तो हम उस प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाउ? लेट अस सी हाउ। देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है? ax प्लस by प्लस cz प्लस k इक्वल टू 0, या k या d कुछ भी लिख सकते हो, ये एनी कांस्टेंट होता है। तो ये जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पर a b c क्या होते हैं? तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। इस प्लेन को जो नॉर्मल होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज। तो इस प्लेन को नॉर्मल क्या है? ये लाइन CO, जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमने अभी ऑलरेडी निकाले हुए, दैट इज 1, 3 एंड -7। तो अब हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा? देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बिकम व्हाट? ए बी सी की जगह हम पुट कर देंगे 1 3 एंड -7. दैट मीन्स x प्लस 3y माइनस 7z प्लस k इक्वल टू 0. तो ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन. सपोज इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. आपका जो भी सीक्वेंस चल रहा होगा आप इक्वेशन नंबर दे देना. तो अब ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मिला, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है बिकॉज इसमें हमें k की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी. नाउ k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर हमें इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट मिल जाए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो तो उसको इसमें हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं एंड k की वैल्यू मिल जाएगी. तो क्या हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट है इस प्लेन पे जो हमें पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स? बिल्कुल पता है. ये जो O है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? वो O जो पॉइंट है इट इज ऑन द प्लेन एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 एंड -4. 2 1 एंड -4. दैट मीन्स देयरफॉर O विल सैटिस्फाई इक्वेशन 3 क्योंकि वो उसी पे लाई करता है. दैट मीन्स इसमें अगर हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह -4. तो इससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी एंड देयरफॉर k इज -33. सो ऑन सॉल्विंग दिस आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -33 एंड इस वैल्यू को जब आप इक्वेशन 3 में पुट करोगे तो आपको एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन. बट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. क्वेश्चन वाज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है. तो फाइनली आप आंसर कैसे लिखोगे? देयरफॉर द इक्वेशंस भले ही सर्कल एक है लेकिन हम उसको दो इक्वेशंस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम s लिखेंगे. इक्वेशंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल आर. अब जो दोनों था मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर और इक्वेशन ऑफ प्लेन, उन दोनों को आप एक साथ लिखोगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन रिक्वायर्ड सर्कल आर इस तरीके से. पहला वाला तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ये हम लिखेंगे एंड जो अभी हमने फाइंड किया है इक्वेशन ऑफ प्लेन उसको लिखेंगे एंड एक बॉक्स में उसको हाईलाइट कर देंगे. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसी टाइप के आप और एग्जाम्पल सॉल्व करोगे. एंड बेटा एक चीज याद रखो बच्चों कि यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री के टॉपिक में यहाँ वेराइटी बहुत सारी है. ऐसा नहीं है बिल्कुल एक या दो ही टाइप के एग्जाम्पल्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो आपको प्रैक्टिस करनी है. यहाँ पर बहुत वैरायटी है. तो आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग.